Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8, The Great Uprising of 1857. बेटा ये जो अपराइजिंग है 1857 की, इसको हम दो और नामों से जानते हैं. फर्स्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857. क्या? रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति. और दूसरा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हमारी साइड से पहली बार हमने स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई की वो कब की थी? 1857 में. ठीक है बात. तो ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 को हम दो और नामों से जानते हैं. पहला क्या है? रिवोल्ट ऑफ 1857. दूसरा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. चलो चलते हैं बेटा. 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, इसके पहले दो और बैटल हुए जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उनके बाद ही ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स ने अपने एम्पायर को इंडिया में एक्सपांड करना स्टार्ट किया. उसके पहले तक तो सिर्फ वो क्या हुआ करते थे बेटा? ट्रेडर, व्यापारी बन के आए थे और सिर्फ बिजनेस कर रहे थे. पर 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी. 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी. और बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कहाँ पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया? वेस्ट बंगाल पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. फिर इसके बाद ही बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में. उसके बाद दो तीन और स्टेट किसके पास आ गए? ब्रिटिशर्स के पास आ गए. तो मतलब शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी से हुई. बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर आया. बैटल ऑफ बक्सर में भी हमारी हार हुई, ब्रिटिशर्स की जीत हुई. और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 को. ठीक है बात. चल, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट किया बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जो हुआ 1757 में. बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर. ब्रिटिशर्स को और थोड़ा ज़्यादा एरिया मिल गया. ठीक है. दे कंट्रोल्ड अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया टिल 1857. और 1857 मतलब 100 सालों में, 1757 और 1857 100 सालों में लगभग एक बड़े पार्ट को इंडिया के कंट्रोल करने लग गए थे ब्रिटिशर्स. ठीक है. सम पार्ट्स वर अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल. कुछ पार्ट पे वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, कुछ पर इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे. ठीक है बात. इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो राजा रूल तो कर रहा है अपनी किंगडम पे, पर उसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया है. तो कहीं ना कहीं उसके इंटरनल डिसीजन, एक्सटर्नल डिसीजन में किसका इंटरफेरेंस रहता है? ब्रिटिशर्स को. और कुछ तो डायरेक्ट कंट्रोल है, मतलब वहाँ तो डायरेक्ट सीधे रूल ही कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स. तो इस पैराग्राफ में आपको ये बात याद रखना है कि 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी. उसके बाद से धीरे 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 करके अपना एरिया एक्सपांड करने लग गए ब्रिटिशर्स. तो 1857 तक एक मेजर पोर्शन पे कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का. कुछ पार्ट पे वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, कुछ पे इनडायरेक्टली. अब बेटा, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली उनका रूल करने का तरीका ऐसा था, इतना क्रूअल था, इतना एक्सप्लॉइटेटिव था कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भले ही वो फार्मर्स हो, फार्मर्स आपको किस नाम से मिलेंगे? पीजेंट्स. भले ही वो पीजेंट्स हो, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, किंग्स हो, या और भी कोई. ठीक है. फार्मर्स, पीजेंट्स, किंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. किसकी पॉलिसीज से? ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से. कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई. अच्छा हाँ, एक टाइम ऐसा आया कि उस टाइम के बाद ज़मींदार लोग भी इनके अगेंस्ट में हो गए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गए. तो ग्रेजुअली जो इनकी पॉलिसीज़ थी, पहले इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई जो पेजेंट्स को पसंद नहीं आई, किसान इनके अपोजिशन में आ गए. फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लगने लगा कि यार हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. फिर धीरे से हमारे किंग्स को लगने लगा कि हमारे ऊपर तो ये अनजस्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं. तो ग्रेजुअली इंडियन सोसाइटी का हर सेक्शन डिससेटिस्फाइड था ब्रिटिश पॉलिसीज से और अपने एंगर को एग्जिबिट करता था मतलब दिखाता था. एग्जिबिटेड मतलब दिखाता था थ्रू प्रोटेस्ट. छोटे छोटे प्रोटेस्ट करते रहते थे ये लोग. कभी ट्राइबल कम्युनिटी ने कर लिया, तो कभी पेजेंट्स ने कर दिया, तो कभी किसी किंग ने कर दिया. एज अ रिजल्ट, अब देखो, रिवोल्ट हम करेंगे तो पीसफुल हैप्पी पार्टी करके तो नहीं होगा ना. तो प्रोटेस्ट में तो लड़ाई होगी. एज अ रिजल्ट सेवरल रिवोल्ट्स स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. कंट्री के अलग अलग पार्ट में अपने तरीके से लोग रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिए. रिवोल्ट का मीनिंग होता है विद्रोह. ठीक
ठीक है। पर जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे रिवोल्ट्स को कंप्लीटली क्रश कर देते, ख़त्म कर देते, दबा देते। कैसे? क्योंकि ये रिवोल्ट यूनिफाइड वे में नहीं हो रहे थे बच्चा। आज मुझे प्रॉब्लम हुई, पीजेंट्स को प्रॉब्लम हुई, पीजेंट्स ने वो रिवोल्ट किया, वो भी सिर्फ यूपी के पीजेंट्स ने, तो बाकी के पीजेंट्स उनके साथ तो नहीं है, ब्रिटिशर्स ने इजीली उनको क्रश कर दिया। फिर बिहार के पीजेंट्स को कभी कोई प्रॉब्लम आई रिलेटेड टू इंडिगो, उन्होंने किया तो उनको ईजिली क्रश कर दिया। पर अगर पूरे इंडिया के पीजेंट्स एक साथ में आ जाते तो उसका इफेक्ट अलग होता। ठीक है बात, बिकॉज दे वर नॉट यूनिफाइड, दैट इज़ वाई दे वर ईजिली क्रश्ड बाय होम, ब्रिटिशर्स। ये जो रिवोल्ट्स थे ये यूनिफाइड नहीं थे, यही हमने डिस्कस किया अभी। तो जो रिवोल्ट था 1857 का, वो ग्रेटेस्ट ऑफ दी सीरीज़ है। जो रिवोल्ट की सीरीज़ थी, रिवोल्ट मतलब क्या होता है? विद्रोह। उसमें से ग्रेटेस्ट सीरीज़ हम किसको बोलेंगे? रिवोल्ट ऑफ 1857 को, क्योंकि ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हुआ। फिर भी बेटा, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि ये नदर्न पार्ट में ज़्यादा था, सदर्न पार्ट में तो बहुत ही एक आधी दो एरिया होंगे जो इसमें इन्वॉल्व हुए। अदरवाइज द एंटायर मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया इन्वॉल्व इन दैट। चलो, पर फिर भी हम बोल सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट था, क्योंकि कम से कम नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट तो इसमें इन्वॉल्व हुए। कुछ हिस्टोरियंस इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई भी कुछ हिस्टोरियन इसे कहते हैं। चलो, अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मेरी बात सुनो बेटा, किसान पीजन परेशान है, किंग्स परेशान है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ परेशान है, ठीक हुई बात। तो सब मिलके क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे। तो एक कारण हो सकता है क्या? नहीं, अलग अलग कारण होंगे। किसानों के कारण अलग होंगे, ट्राइबल कम्युनिटी के अलग होंगे, किंग्स के अलग होंगे। अब हम देखेंगे जो रिवोल्ट था वो रिजल्ट था मासेस बीइंग अनहैप्पी। एक ही बात थी कि जो मैक्सिमम लोग थे जो उस टाइम में इंडियन नेटिव्स थे, वो अनहैप्पी थे अबाउट द ब्रिटिश रूल, अबाउट द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल। मतलब ये जो वर्ड है ऑपरेसिव, इसका मीनिंग होता है दमनकारी, अत्याचारी। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो दमनकारी अत्याचारी नीतियाँ थी, उससे जो हमारे इंडियंस थे बहुत ज़्यादा नंबर में वो परेशान थे। थोड़े बहुत 2 4 10 15 20 लोग खुश होंगे किसी प्रोविंस के, बाकी तो एक प्रोविंस के मैक्सिमम जो लोग थे वो तो ब्रिटिशर्स से परेशान ही थे। सेवरल कॉजेज कंपेल देम टू रिवोल्ट। एक दो कारण नहीं थे बच्चों, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से इन्हें मजबूरी में एकदम एंड में जाके रिवोल्ट करना ही पड़ा। देखो, एक होता है ना कि मॉरल प्रेशर क्रिएट होना। जब बैटल ऑफ प्लासी हम हार गए, बैटल ऑफ बक्सर भी हम हार गए। बैटल ऑफ प्लासी मतलब बंगाल रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था उस टाइम का। जब उसके राजा हार गए ब्रिटिशर्स से, तो छोटे राजाओं ने सोचा हम कैसे लड़ें। उसके बाद जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो उसमें तो 3 राजाओं की कंबाइंड आर्मी थी, दिल्ली, अवध और बंगाल। वो तीनों भी ब्रिटिशर्स से हार गए। तो एक मॉरल प्रेशर क्रिएट हो गया था कि भैया ये ब्रिटिशर्स तो हैं, ये इनविंसिबल है, इनको तो हम हरा नहीं पाते। थोड़ा होता है ना बेटा ऐसे। तो जो छोटे मोटे राजा थे उन्होंने फिर लड़ने का ट्राई नहीं किया। पर अब एंड में अगर रिवोल्ट हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी जान भी जा सकती है, पर अब तो लड़ना बहुत ज़रूरी हो गया, इसलिए ये लोग लड़ते हैं। तो बहुत सारे कॉजेज़ थे जिनकी वजह से इन्हें लगा कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा। पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण क्या क्या थे। तो 2 पॉलिसीज़ थी जिन्होंने बहुत परेशान करके रख दिया था इंडियन किंग्स को, इंडियन रूलर्स को। आप लोगों ने मणिकर्णिका मूवी देखी होगी ना, कंगना रनौत की मणिकर्णिका, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पे के ऊपर है वो मूवी। चलो, तो सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये 2 ऐसी नीतियाँ थी जिनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मतलब कॉमन मासेस इतना परेशान नहीं थे, किंग्स क्वीन परेशान थे। चलो, सब्सिडरी अलायंस वो पॉलिसी थी जिसके जनक, जिसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे रिचर्ड वेल्सले। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस की? रिचर्ड वेल्सले। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की? डलहौजी, रिचर्ड वेल्सले और लॉर्ड डलहौजी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत बड़े इंडिया के पार्ट को, बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज़ को एनेक्स कर लिया था। ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी पहले इंडियन रूलर्स थे, ऐसी बहुत सारी टेरिटरीज़, कुछ छोटी कुछ बड़ी, को इन लोगों ने एनेक्स किया, ब्रिटिशर्स ने हथिया लिया।
टू पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। ये दो पॉलिसीज़ का यूज़ किया, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, और बहुत बड़े इंडिया के पार्ट को एनेक्स कर लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होगा हम देखते हैं आगे कंटिन्यू, मतलब बहुत ज़्यादा, चलो यहीं पे समझा देती हूँ। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था बच्चा, जो किंग होता था उसको ब्रिटिशर्स इंश्योर कराते थे कि आपको आपकी आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करें, और ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करें, और हमारे ब्रिटिश का कोई एक एम्बेसडर आपके कोर्ट में बैठा होगा। कौन बैठा होगा कोर्ट में? हमारा ब्रिटिश एम्बेसडर, जो आपकी कई बार इंटरनल पॉलिसीज़ में भी इंटरफेयर कर सकता है। पर देखो, आपके ऊपर कोई भी राजा अटैक करेगा तो हमारी आर्मी आपको सपोर्ट करेगी, और आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स आर्मी बिल्कुल इनविंसिबल है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप हमारी आर्मी को फीड करें, हमारी आर्मी को मेंटेन करें। ये था सब्सिडरी अलायंस का चक्कर। तो कुछ राजा थोड़े मूर्ख थे, वो बहुत खुश हो गए कि अरे अब हमको तो ब्रिटिशर्स बचाएंगे, तो हमें तो कोई अटैक ही नहीं करेगा। तो एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इंट्रोड्यूस करने वाले थे रिचर्ड वेल्सले, जिसमें किंग को ये ऑफ़र दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आपको आपकी आर्मी मेंटेन नहीं करनी है, आप हमारी आर्मी मेंटेन करो, कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो हम बचाएंगे। ठीक है बात। दूसरी पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। उस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में क्या? बायोलॉजिकल सन, मतलब आपका अपना बेटा है तो भी आप उसको किंगडम ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपका अपना बच्चा नहीं है, किसी राजा की डेथ हो जाए और उसका खुद का अपना बच्चा ना हो, तो वो जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसी अडॉप्टेड सन को इस पॉलिसी के अंदर किंगडम लेने का राइट नहीं था। ठीक है बात। जो झांसी की रानी थी, मणिकर्णिका, रानी ऑफ झांसी, उनका अपना बेटा था, पर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती हैं। तो जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो किंगडम किसको मिलना चाहिए था? उनके अडॉप्ट किए, जो उसने गोद लिया बच्चा, उसको होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। ब्रिटिशर्स ये पॉलिसी बना देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की, और क्या कहते हैं कि आपका किंगडम आपको तभी ट्रांसफ़र होगा जब आपका अपना बच्चा होगा। अगर आपके राजा की डेथ हो जाती है, उसका कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं होता है, खुद का बच्चा नहीं होता है, तो वो किंगडम ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलो, दे ऑल्सो डिसकंटिन्यूड द पेंशन। जो पेंशन मिलती थी, जो टाइटल्स दिए गए थे बहुत सारे रूलर्स को, जैसे नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, ये उन धीरे धीरे उनको भी वापस लेने लगते हैं। पेंशन क्या होती? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द कंसर्न पर्सन। तो इन लोगों ने पेंशन बंद कर दी, बहुत सारे जो टाइटल्स दिए गए थे वो टाइटल्स विड्रॉ कर लिए, और इसी वजह से बेटा जो रानी ऑफ झांसी थी, नाना साहेब थे, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के रियल हीरोज़ जो होते हैं ना, उसमें से दो हैं, और भी हैं, पर हम दो हीरोज़ को तो पढ़ चुके अब तक। एक है नाना साहेब और दूसरे हैं रानी लक्ष्मीबाई। ये दोनों भी अगेंस्ट में हो गए, किसके? ब्रिटिशर्स के। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का अपना बच्चा नहीं था, बायोलॉजिकल सन नहीं था, अडॉप्टेड था, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कह रहे थे कि आपका किंगडम तो अब हमारे पास आ जाएगा। नाना साहेब की कंडीशन भी सेम ही थी, क्योंकि जो नाना साहेब थे ये अडॉप्टेड सन थे। किसके अडॉप्टेड सन थे? अरे, मराठा पेशवा बाजीराव टू। ठीक है बात। नाना साहेब कौन थे? मराठा पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे। तो ये क्योंकि अडॉप्टेड थे तो इनको प्रॉब्लम कर रहे थे ब्रिटिशर्स। रानी लक्ष्मीबाई की प्रॉब्लम ये थी कि इनका खुद अडॉप्टेड सन था, उसको मतलब किंगडम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो ये दोनों लड़ने को तैयार हो गए ब्रिटिशर्स से। अब दूसरी बारी आई नवाब वाजिद अली शाह की। अच्छा, नवाब वाजिद अली शाह की कहानी बहुत ही दुख भरी है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको अपनी उंगलियों पे नचाया और ये नाचते गए। ये इन्होंने सब कुछ वो किया जो ब्रिटिशर्स ने इनको कहा, फिर भी नवाब वाजिद अली शाह को डिस्पोस्ट कर दिया उनकी पोस्ट से। किन ग्राउंड्स पे? क्या कहा ब्रिटिशर्स ने कि भैया आप जो अपना टेरिटरी है उसको प्रॉपरली गवर्न नहीं कर पा रहे हो, मिस गवर्नेंस हो रही है, तो इसीलिए आपको हम हटाते हैं आपकी पोजीशन से। पीपल सीवियरली क्रिटिसाइज दिस। जो देखो, जो अवध था एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी, जो लोग थे वो अपने राजा को प्यार करते थे, पसंद करते थे, तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ये स्टेप उठाया कि मिस गवर्नेंस के कारण किसको हथिया लिया? अवध को। तो ये डिसीज़न किसी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भाई हमारे राजा के साथ ऐसा क्यों हुआ। चलो, तो मिस गवर्नेंस
के कारण डिपोज किया गया किसको, वाजिद अली शाह को। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इस डिसीज़न को, क्योंकि जो नवाब थे अवध के वो हमेशा लॉयल रहे ब्रिटिशर्स के, जो जो ब्रिटिशर्स ने कहा फिर भी उन्होंने किया। ये जो एनेक्सेशन था ऑल्सो लीड टू डिसबैंडिंग ऑफ नवाब आर्मी। अच्छा, एनेक्सेशन तो अवध अवध का किया ही कहा, कर ही लिया, और साथ ही साथ क्या किया, जो आर्मी थी किसकी, नवाब की, उसको भी डिसबैंड कर दिया कि भैया अब से जो आर्मी पीपल थे, जो एनरोल्ड आर्मी थी, वो लोग नॉर्मल पीपल, कॉमन सिटीजन बन जाएंगे, आर्मी जैसी कोई चीज़ वाजिद अली के पास रहेगी ही नहीं। ठीक है बात, नवाब आर्मी को डिसबैंड कर दिया। एज अ रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या निकला कि जो सोल्जर्स थे नवाब के आर्मी के, उनकी जॉब चली गई। ऑब्वियस सी बात है, वो कॉमन सिटीजन बन जाएंगे, उनकी लाइवलीहुड छीन जाएगी। तो नवाब से एक तो लव, दूसरा जॉब चली जाना, ये दोनों ही चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही थी कि भैया हमारे राजा भी गए, हमारी जॉब भी गई। तो ये बिल्कुल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गए। ठीक हुई बात, और ये लोग ट्रेंड आर्मी पर्सनल थे, मतलब आर्मी में थे पहले। ठीक हुई बात। दूसरे जो नवाब थे उन्होंने पेट्रोनाइज कर रखा था बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन को, एंटरटेनर्स को। देखो राजा के दरबार में होते हैं ना, कोई गाना गाने वाला होता है, बहुत सारी लड़कियां नाचने वाली भी होती हैं, कोई पेंटर होते हैं, कोई बड़े म्यूजिशियन होते हैं। किंग उनको पेट्रोनाइज करके रखता है, मतलब उनकी लाइवलीहुड का जो सोर्स होता है वो किंग ही होता है। राजा उनको अपने दरबार में रखता है और उनसे कहता है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स, अपने स्किल्स पे फोकस करो, बाकी तुम्हारा खाना पीना रहना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको पेट्रोनाइज कर रखा था, क्राफ्ट पर्सन को, म्यूजिशियन को, डांसर्स को, एंटरटेनर्स को, अब राजा ही नहीं रहा, उसका दरबार ही नहीं रहा, तो क्या इनको अभी भी प्रॉपर सैलरी, क्या इनका अभी भी इंश्योरेंस होगा इस तरीके से कि आप तो भैया आपने की स्किल्स पे ध्यान दो, आपको खाना पीना सब फ्री है, सब खत्म हो जाएगा। दे लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू, जो एंटरटेनर्स थे उनका भी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड खत्म हो गया। जो एरिस्टोक्रेसी थी वॉज रोब्ड ऑफ देयर ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस, एरिस्टोक्रेसी में जितने भी लोग थे उनके सारे प्रिविलेजेस खत्म हो गए। अब राजा ही नहीं, राजा का दरबार ही नहीं, दरबार ही नहीं, तो कहाँ के प्रिविलेजेस, कोई प्रिविलेजेस नहीं। द कंपनी यूज्ड अवध सिपॉय इन कंकरिंग अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कंपनी ने क्या किया बच्चा, जो अवध के सिपाही थे उनको यूज़ किया इंडिया के दूसरे पार्ट्स को जीतने के लिए। और पीजेंट्स ऑल्सो हैड टू पे हाई लैंड रेवेन्यू, राजा था तो राजा अपने हिसाब से रेवेन्यू इम्पोज करता था किसानों पे, पर अब ब्रिटिशर्स के हाथों में जैसी पावर आई तो ये लोग जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसके अमाउंट को बढ़ा दिए, परसेंटेज को बढ़ा दिए कि भैया अब आप पहले 10% देते थे, अब आपको 15% देना है, या पहले 15 देते थे तो आपको 20% देना है, इस तरीके से। अब ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, ये जनक, मतलब किस पॉलिसी को बनाने वाले, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसी को लेके आने वाले लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने एक बात और अनाउंस कर दी कब, 1849 में, कि जब डेथ हो जाएगी बहादुर शाह जफ़र की तो इनके जो सक्सेसर्स होंगे उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। किस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, इम्पीरियल टाइटल्स के लिए और प्रिविलेजेस के लिए। ठीक हुई बात। दे वुड हैव टू शिफ्ट आउट ऑफ रेड फोर्ट। क्या बोला ब्रिटिशर्स ने कि भाई बहादुर शाह जफ़र की जैसे ही डेथ हुई उनके जितने भी सक्सेसर होंगे ना ही तो वो रेड फोर्ट में रहेंगे, ना ही उन्हें कोई प्रिविलेजेस मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब बहादुर शाह जफ़र को लास्ट मुगल रूलर घोषित कर दिया किसने, ब्रिटिशर्स ने। मोर ओवर टू पुट एंड टू द मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी को एंड करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे इवन रिमूव द मुगल एम्परर्स नेम फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। अब कंपनी जो कॉइन मिंट कर रही थी ना बच्चा, उन्हें तो देखो मुगल्स को पूरी तरह ख़त्म करना था, मुगल डायनेस्टी को ख़त्म करना था, तो उन्होंने जो कॉइन बनाए उससे भी जो मुगल एम्परर होते हैं उनके नाम को रिमूव कर लिया। मतलब कॉइन चलता रहेगा जब तक मुगल्स का नाम चलता रहेगा, इसी सोच के साथ उन्होंने कॉइन से, मतलब जो सिक्के थे उससे भी मुगल्स का नाम हटा दिया। ठीक है बात। अब हम सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ को पढ़ेंगे।
इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स हर फील्ड में इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट करते थे। इंडियन पीपल को इन्फीरियर पोजीशंस देते थे सारी सर्विसेज में, भले वो आर्मी हो, भले वो और भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हो, सब में जो इंडियंस होते थे उन्हें इन्फीरियर पोजीशंस दी जाती थी, हायर पोजीशंस ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी। Besides, Indians could not travel in first class coaches in train. ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोचेस में इंडियंस को ट्रैवल भी नहीं करने दिया जाता था। तुम लोगों को वो केस याद होगा ना, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था इसी बात के लिए क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे। ठीक है बात। और जब उनसे जब बोला गया कि आप उतर जाएं और सेकेंड क्लास में चले जाएं तो वो गए नहीं। उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास टिकट है, मैं क्यों जाऊँ भाई, और इसीलिए उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। All these unjust practices caused discontentment among the people. अब लोगों को धीरे धीरे डिसकंटेनमेंट होने लगा, गुस्सा आने लगा इन अनजस्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में। ये जो वर्ड है डिसकंटेनमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है बच्चा संतोष, सेटिस्फैक्शन, है ना। और डिसकंटेनमेंट का मतलब होता है असंतोष। असंतोष नहीं भैया, संतोष। ठीक है बात। डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेनमेंट, कंटेनमेंट मीन्स होता है संतोष, मतलब हम लोग सेटिस्फाइड हैं। डिसकंटेनमेंट का मतलब होता है असंतोष, मतलब लोग बहुत ज़्यादा परेशान। ये ऊट पटांग पॉलिसीज से जो ब्रिटिशर्स बनाते रहते थे। जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिशर्स ने, उसने परेशान करके रख दिया, अलार्म करके रख दिया ऑर्थोडॉक्स इंडियन, जो रूढ़िवादी इंडियंस थे वो भी अब परेशान हो गए ब्रिटिशर्स से। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सती एक इलीगल प्रैक्टिस है 1829 में। खैर ये तो सही अच्छा काम किया ब्रिटिशर्स ने, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें हमारे राजा राम मोहन रॉय का भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। सती प्रथा अगर इंडिया से ख़त्म हुई है तो उसमें किसका भी इम्पोर्टेंट रोल है बच्चा, राजा राम मोहन रॉय का। तो सती प्रथा को ख़त्म किया, उसको इलीगल घोषित किया किसने, विलियम बेंटिक ने। ठीक है। और वीमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए। देखो पहले छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते थे और अगर वो विडो हो जाए बहुत छोटी एज में भी तो उसे शादी नहीं करने दिया जाता था, तो ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस ही थी, तो उसको भी बंद कर दिया। विडो रीमैरिज अलाउ करवा दी ब्रिटिशर्स ने। विमेन वर इवन एनकरेज टू टेक अप वेस्टर्न लर्निंग। अब औरतों को इस तरीके से एनकरेज किया गया कि वो वेस्टर्न लर्निंग भी लें, मतलब पढ़े लिखे भी, वो भी कौन सा, अंग्रेजी वाला। औरतों को अलाउ किया गया कि उन्हें भी प्रॉपर्टी रखने के राइट हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को सपोर्ट किया इंडिया में। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में काम कर रही थी उस टाइम में, उसने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को सपोर्ट किया, उन्हें इंडिया में आने दिया। और जो बेसिक काम था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का वो क्या था कि लोगों को कन्वर्ट करना। पहला तो एजुकेशन देना भी था, तो जो ब्रिटिश मिशनरीज़ होती थी वो लोगों को एजुकेशन वगैरह भी देती थी, लोगों को हेल्प करती थी। साथ ही साथ उनका जो मेन फोकस था वो था किसके ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर, कि जो हिंदू लोग हैं उन्हें काय में कन्वर्ट कर दे, क्रिश्चियंस में। दे वर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द पीपल टू देयर रिलीजन। दे वर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द पीपल टू देयर रिलीजन। ठीक है बात। वो हमारे हिंदुस्तानी लोगों को, इंडियंस को किस में कन्वर्ट करना चाहती थी, क्रिश्चियनिटी में। तब हिंदू लोग क्रिश्चियन बन जाए, मुस्लिम लोग क्रिश्चियन बन जाए। फिर एक लॉ आया, एक एक्ट पास हुआ जिससे ये काम और इजी हो गया। एक लेजिस्लेशन पास हुआ 1850 में जिससे ये काम और इजी हो गया। क्यों हो गया, अब देखो पहले ऐसा होता था कि बेटा अगर मैं एक हिंदू पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा किसी भी लालच में आके अगर अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेता है तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम माई प्रॉपर्टी। मैं जो अपनी प्रॉपर्टी है वो उस बच्चे को नहीं दूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में। पर 1850 में जो लेजिस्लेशन आया, जो एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग तो कन्वर्ट बच्चे को भी पूरा राइट है कि वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाए, ले पाए। तो इससे तो हर बंदा सोचना चाहे चलो क्रिश्चियनिटी का भी फ़ायदा उठाया जाए, ये लोग हमें ये चीज़ें दे देंगे, हमारी पढ़ाई वढ़ाई फ़ी करा देंगे, हमें जॉब वॉब दे देंगे, साथ ही साथ हमें अपनी जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है उसमें भी राइट मिल जाएगा। इसी पर्टिकुलर टाइम में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस ज़मीन को भी टैक्स करना चालू कर दिया जो कहीं मंदिर और मस्जिद की थी। तो ये भी कुछ
मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम ही है कि आप मंदिर की ज़मीनों पे टैक्स लगा रहे हो, मस्जिद की ज़मीनों पे टैक्स लगा रहे हो। इससे जो धार्मिक भावनाएं थी लोगों की उस टाइम में, वो आहत हुई। ठीक है बात। इससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ किसका, लोगों का। और तुम लोगों को तो पता है हमारे इंडिया में धर्म के नाम पे क्या क्या नहीं हो जाता, तो सोचो इस टाइम में लोग कितने गुस्से में आ गए होंगे। फिर धीरे से ब्रिटिशर्स ने प्रमोट करना चालू कर दिया वेस्टर्न एजुकेशन को, ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रख दिया इंग्लिश को, पर्शियन लैंग्वेज को पूरा साइडलाइन कर दिया। जो पर्शियन लैंग्वेज एक टाइम में हमारे ऊपर थोपी गई थी, अब उसको हटा के एक दूसरी लैंग्वेज थोपने लगे हैं, मतलब दूसरी लैंग्वेज इम्पोज करने लगे, वो थी इंग्लिश। तो पर्शियन हो गई साइडलाइन, इंग्लिश बनी ऑफिशियल लैंग्वेज। एज अ रिजल्ट मेनी मुस्लिम एंड हिंदूज लॉस देयर जॉब्स। वो मुस्लिम वो हिंदूज जिन्हें इंग्लिश नहीं आ पा रही थी, दे हैव टू लेव देयर जॉब्स। कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, काम करोगे तो आपको भाषा तो है, भाषा नहीं आ रही तो दे वर थ्रोन आउट। इकोनॉमिक कॉजेज देखेंगे हम लोग। इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे जिस वजह से लड़ाई हुई। पहला, जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, वो कभी भी इंडियंस के फेवर में नहीं रहती थी। दे वर ऑलवेज बेनिफिटिंग देयर मदर कंट्री इंग्लैंड। कभी भी उन्होंने हमारा नहीं सोचा। एज अ रिजल्ट देयर वॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस एमंग द मासेस। बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे इनकी ये पॉलिसीज़ को लेके। जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने जो पुअर, जो गरीब किसान होता था, उसके जीवन को इतना मुश्किल बना दिया था कि वो तो जी ही नहीं पा रहा था। फीजेंट्स को मनी लैंडर के क्लचेस में ट्रैप करके रख लिया था। धीरे धीरे उनकी ज़मीनें उनके हाथों से छिनती गई, वो डेट ट्रैप में फंस गए, कर्जे की साइकिल में फंस गए। अब एक नई क्लास आएगी, a new class took place of old जमींदार्स। देखो ज़मींदार, वैसे तो ज़मींदार भी बहुत अच्छे नहीं होते थे, इनका रिकॉर्ड भी ख़राब ही था, पर जो ज़मींदार होते थे वो लगभग एक गांव के होते थे, गांव के लोगों को जानते थे, तो उनके डिसीजंस फिर भी इतने क्रूअल नहीं होते थे। पर अब एक नई क्लास आ गई है जो ओल्डर ज़मींदार को रिप्लेस कर देगी। ये जो आउटसाइडर्स थे, ये कभी भी पीजेंट्री किसानों के बारे में तो 1% सोचते नहीं थे। बहुत ही बकवास लोग थे जिन्होंने ज़मींदार को रिप्लेस किया। फिर मशीन मेड गुड्स आ गया जो कि बहुत चीपर था। इस वजह से जो इंडियन आर्टिशन, इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे, जो बड़ी मेहनत से हाथों से सामान बनाते थे, उनका सामान कोई लेता नहीं था क्योंकि वो था महंगा, तो वो भी सफ़र करने लगे। मशीन मेड गुड्स हैज रिप्लेस्ड हैंडमेड प्रोडक्ट्स बिकॉज मशीन मेड गुड्स वर चीपर। जो ब्रिटिश गुड्स था उस पर टैक्स नहीं लगाते थे, पर जो इंडियन गुड्स था उसको हैवीली टैक्स लगाते थे। ब्रिटेन में देखो कितने दुष्ट थे। अब क्यों ना हो दिस, ये अपनी मदर कंट्री का एडवांटेज चाह रहे थे। देखो ब्रिटेन में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसका ही भला करेगी, ब्रिटेन का ही ना। तो हमारे यहाँ से जो गुड ब्रिटेन जाता उसके ऊपर भर भर के टैक्स लगा देते, और जो ब्रिटेन का गुड इंडिया आता उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते। देखो टैक्स लगाने से होता क्या है, कोई चीज़ इंडिया में 5 रुपए की थी, हमने इंग्लैंड भेजी 5 रुपए की, इस पर 10 रुपये टैक्स लग गया, वो हो गई 15 रुपए की। अब ये वहाँ के मार्केट से हिसाब से हो जाएगी महंगी। हमारी कोई चीज़ थी जो 5 रुपए में बन रही थी इंडिया में, अब जो ब्रिटिश से कोई चीज़ आई वो भी 5 रुपए में बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंपटीशन हो गया। यहाँ पे इंडियन गुड्स इज इक्वल्स टू ब्रिटिश गुड, पर यहाँ पे ब्रिटिश गुड इज़ नॉट इक्वल टू इंडियन गुड्स, क्योंकि इंडियन गुड्स बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। तो ये टैक्स लगाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये लोग इंडियन गुड्स पे टैक्स लगा रहे थे, पर ब्रिटिश गुड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते थे। इसी वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह रियून हो गई, पूरी तरह नष्ट हो गई, ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। अब हम देखेंगे मिलिट्री कॉजेज़ को। चलो मिलिट्री कॉजेज़ देखेंगे। तो जो इंडियन सिपाही हुआ करते थे बच्चा, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिश पॉलिसीज से। क्यों सेटिस्फाई नहीं थे? देखो काम ब्रिटिश शोल्डर, इंडियन सोल्जर्स दोनों सेम करते थे, पर जो सैलरीज होती थी उनमें बहुत डिफरेंसेस होते थे। जो सैलरीज दी जाती थी इंडियंस को, वो ब्रिटिश सोल्जर की कंपैरिजन में बहुत कम होती थी, लो होती थी। कभी भी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी प्रमोशन की। जो अलाउंसेस, जो भत्ता मिलता था, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, डीएनएस अलाउंसेस है, जो भत्ता होता है वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया था। दिस वॉज गिवन व्हेन दे वर सेंट आउटसाइड द कंट्री टू फाइट। ये तभी दिया जाता था किसी आर्मी पर्सनल को जब वो कंट्री से बाहर लड़ने जाए, अदरवाइज ये अलाउंसेस सारे बंद कर दिए थे। तो आर्मी में भी बहुत डिस्ट्रेस था। न्यू रूल्स बनाए गए जिससे, अरे
ये बोल दिया गया कि कोई भी आप कास्ट मार्क्स नहीं पहनेंगे अपनी बॉडी के ऊपर। मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सिख हुए तो वो क्या पहनेंगे बेटा? पगड़ी। जो मुस्लिम्स होंगे वो रखेंगे दाढ़ी। ठीक है बात। हिंदू लोग थोड़ा सा तिलक विलक लगा लेंगे, कोई ओम का लॉकेट पहन लेगा, कोई तावीज़ पहन लेगा। तो नए रूल्स आए जिसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया, बिल्कुल साफ मना कर दिया गया कि आपको कास्ट का मार्क नहीं पहनना है कोई भी। 1856 में जो कंपनी थी उसने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ध्यान से सुनना। 1856 में जो कंपनी थी उसने क्या पास किया बेटा? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। 1856 में कंपनी ने पास किया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अभी क्या था, जरा ध्यान से सुनो। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर न्यू रिक्रूटेड बंदे को, हर न्यू रिक्रूटेड आर्मी पर्सनल को ओवरसीज टेरिटरी को सर्व करना पड़ेगा, ओवरसीज जाना पड़ेगा। ठीक है बात? मेरी बात सुनो। जैसे तुम्हारा अभी नई नई एंट्री हुई है तो सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आने के बाद आप लोगों को क्या हो गया कि आपको ओवरसीज सर्विसेज देना है। अच्छा, इंडियंस ओवरसीज सर्विसेज नहीं देते थे क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता था कि अगर आप समुद्र पार कर लेते हो मतलब आपके धर्म खत्म हो जाता है, ऐसे करके एक लॉजिक था। वो बिंदास सरपैर का लॉजिक था, पर था तो था। तो उस टाइम में लोग ओवरसीज़ जाना पसंद नहीं करते थे, पर इन लोगों ने तो कंडीशन ही रख दिया, अगर नौकरी करना है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, आपको ओवरसीज़ जाना ही पड़ेगा, समुद्र पार करना ही पड़ेगा। इन दोज टाइम्स क्रॉसिंग द सी को क्रॉस करना वायोलेशन होता था रिलीजियस सेंटिमेंट का ऑफ मेनी इंडियंस। बहुत सारे इंडियंस का सोच ये थी कि अगर हमने सी को क्रॉस किया तो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगी। धर्म इसको अलाउ नहीं करता है। सोल्जर्स इसीलिए भी नाखुश थे, अनहैप्पी थे, क्योंकि कंट्री साइड में जो भी कुछ हो रहा था, जितना जुल्म ब्रिटिशर्स किसानों के ऊपर कर रहे थे, उनसे लगान लेने के लिए, उनसे टैक्स। लगान मूवी एक आमिर खान की मूवी है, उसको देखो, ज़रूर देखो बेटा। लगान तुम लोगों को इस साल तो देख ही लेनी चाहिए। राधा कैसी न जली, एक गाना है उसमें, बहुत अच्छा था, लड़कियाँ बहुत डांस करती थी इस पर। राधा कैसी न जले, चलो छोड़ो। तो कौन सी मूवी देखनी है आपको? लगान मूवी, आमिर खान की है ये। ऑस्कर के लिए भी गई थी पर कुछ मिला नहीं, पर ठीक है, गई तो थी। चलो, तो बहुत सारे शोज इसलिए भी ना खुश थे क्योंकि जो कंट्री साइड में हो रहा था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनकी ज़मीनें ले ली जा रही थी, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, उनकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स थी। अब ये तो शोल्जर्स हैं, इनको क्यों दुख था कंट्री साइड के लोगों के लिए बेटा? देखो, एक घर में 3 भाई हैं, उसमें से एक आर्मी में है, 2 किसान हैं। जो 2 किसान भाई परेशान होंगे तो जो आर्मी में जो भाई है, क्या उसको अच्छा लगेगा? देखो, एक लड़का था एक पिताजी का, पिताजी खेती करते हैं, वो बेटा आर्मी में आ गया, पर पिताजी तो अभी खेती कर रहे हैं, उनके पापा जो खेती कर रहे हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो क्या उस बच्चे को पसंद आएगी वो प्रॉब्लम्स? नहीं ना। इसीलिए ये लोग जो कंट्री साइड में हो रहा था उससे भी बहुत दुखी थे। जो इनकी फैमिलीज़ थी उनका ट्रेडिशनल लैंड से राइट ख़त्म होता जा रहा था बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन पॉलिसी। जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ थी, जो स्लेब होता था टैक्सेशन का, जो अमाउंट टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था, वो इतना बड़ा होता था, बच्चा इतना ज़्यादा होता था कि लोग उसको ईज़िली पे नहीं कर पाते थे और डेट ट्रैप में फँस जाते थे। नो मोर लेते हैं बच्चा। ये जो आपकी बुक है बहुत ही अच्छी, ये डेटा मुझे किस बुक में नहीं मिला आज तक। मतलब मैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 एनसीईआरटी से लेके बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर्स को पढ़ा चुकी हूँ। बच्चा हम टोटली अमेज्ड कि ये डेटा आपकी बुक में ही अवेलेबल है। सच बोल रही हूँ बेटा, कितनी भी बुक खोल लो किसी में अवेलेबल नहीं है ये। चलो, अर्निंग ऑफ द ब्रिटिश रुपी पर मंथ। तो जो कैप्टन होता था आर्टिलरी का उसको मिलते थे 448.50। लेफ्टिनेंट होता था जो इन्फेंट्री का उसको मिलते थे 266.50। शिप पायलट इन नेवी, नेवी का जो शिप पायलट होता था उसको 700 पर मंथ मिलता था। थिंक अबाउट इट। पर जो इंडियन सोल्जर्स थे, देखो इनको बहुत हाई पोजीशंस तो मिलती नहीं थी, तो लोअर पोजीशन में जो इंडियंस थे उन्हें कितना मिलता था? सूबेदार को मिलता था 82 रुपी पर मंथ, हवलदार को मिलते थे 19 रुपीज़, सिपाही को 8.50 एंड नायक को 17 रुपीज़। अब हम देखेंगे इतने सारे कॉज देख लिए, पॉलिटिकल देख लिए, इकोनॉमिक देख लिए, मिलिट्री कॉजेज देख लिए। अब हम देखेंगे इमीडिएट कॉज। ठीक है, त्वरित कारण। देखो, बहुत सारे टाइम से हम लोग बहुत परेशान होते रहते हैं, बलून भरता रहता है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब बलून फट
हो जाता है ना, तो इमीडिएट कॉज वही होता है कि त्वरित कारण क्या हुआ, मतलब उस टाइम पर्टिकुलर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने अब अपने आप को सोचा कि अब हम ना रुक पाएंगे भैया, अब तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। जो पूरी कंट्री थी बहुत डिसकंटेंटेड थी, बहुत असंतोष में थी, एंग्री थी, मतलब गुस्सा थी अगेंस्ट द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये जो ब्रिटिशर्स की अनजस्ट पॉलिसीज थी उससे पूरा भारत अब परेशान था। ओनली अ स्मॉल स्पार्क वॉज रिक्वायर्ड टू इग्निट द सिचुएशन। पूरी सिचुएशन में धुआंधार आग लगाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत थी, और ब्रिटिशर्स ने इस स्पार्क को प्रोवाइड किया। खुद ब्रिटिशर्स ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्या इंट्रोड्यूस करके, एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस करके। ये जो न्यू राइफल थी इसको ब्रिटिशर्स ने आर्मी में इंट्रोड्यूस किया 1856 में। 1857 में वॉर हो गया, मतलब इमीडिएट कॉज है एनफील्ड राइफल। ठीक है बात। इसका जो कार्टिएज होता था उसके ऊपर ग्रीस्ड पेपर लगा होता था। जो कार्टिएज तो इनिशियल जो बंदूक जो गोली होगी ना उसके ऊपर एक ग्रीस कार्टिएज होता था। ठीक है बात। और ग्रीस पेपर लगा होता था उस कार्टिएज पे बंदूक को सेफ रखने के लिए एक ग्रीस से भरा पेपर इसके ऊपर लपेट दिया जाता था। टू लोड द राइफल, जब राइफल को आपको लोड करना पड़ता था तो ये जो सिपाही होते थे उनको उस पेपर को बाइट ऑफ करना पड़ता था। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, वो ग्रीन कलर का बॉम्ब जो कभी टीवी में दिखाते हैं, मूवी में है, कौन सी मूवी में है, नाना पाटेकर वाली मूवी है तिरंगा, वो उसमें ऐसे करके मुंह से खींचता है और फिर फेंकता है ना तो वो फूट जाता है बॉम्ब। वो ऐसे बाइट ऑफ करना मतलब मुंह से काटना, जैसे हम चॉकलेट का पैकेट वगैरह कभी काटते हैं, चिप्स का पैकेट काटते हैं, तो उस राइफल को भी जब लोड करना होता था तो उस ग्रीस्ड जो पेपर होता था उसको हमको फाड़ना पड़ता था, फिर जाके वो गोली अंदर जाएगी। ऐसा र्यूमर आया कि ये जो ग्रीस है जो उस पेपर में लगा हुआ है वो कोटेड है किससे, फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, मतलब गाय के मांस से, सूअर के मांस से उस पेपर को बनाया गया है। ठीक है। जो ग्रीस बनाया गया है जो उस पेपर के ऊपर लगा है, जो उस राइफल को सेफ रख रहा है, वो किससे बनाया है, गाय और सूअर के मांस से, फैट ऑफ काउ एंड पिग। इसको पोर्क और बीफ भी बोल सकते हैं, बीफ, फैट ऑफ काउ, पोर्क, fat of pigs. चलो, these went against the beliefs of Hindus and Muslims. मुस्लिम पिग का नाम भी नहीं लेना पसंद करते, तो सोचो वो उस पेपर को काट रहे हैं जिसके ऊपर उसका मांस लगा हुआ है तो कितने गुस्सा हो जाएंगे। हिंदूज जो गाय को माता मतलब पूजनीय मानते हैं, उनके मांस को वो कभी खाते नहीं है बच्चा, तो उसको मुंह में लगाना मतलब उनके लिए भी खराब बात थी। जो न्यूज़ थी इस राइफल की ये स्प्रेड हो गई, जैसे जंगल में आग नहीं चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे ये खबर भी चारों तरफ फैल गई। लेटर्स एक्सचेंज होने लगे सिपाहियों के बीच में। जो एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे, की कोई बात, अब उसका एक मेजर रोल आएगा, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सिपाही थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि भैया हम एनफील्ड राइफल को यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने अलग अलग टाइप से उसको, मंगल पांडे के ऊपर भी एक मूवी बनी है, इसमें भी आमिर खान है, तो अच्छी मूवी है वो भी देखो, मंगल पांडे ही है, मंगल है मंगल है, उसका गाना ऐसा है। चलो, तो मंगल पांडे का इम्पोर्टेंट रोल है, वो बात देखेंगे। अभी ये देखो कि सारे सिपाही ने मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट राइफल। अंग्रेज उनको समझा रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिसर समझा रहे हैं, नो नो नो, नथिंग हार्म इन दैट, देयर इज़ नो पिग फैट, नो पोर्क, नो बीफ, यूज़ करो, बट दे हैव रिजेक्टेड। जो मंगल पांडे थे, जो एक सोल्जर थे, एक सिपाही थे, उन्होंने अटैक किया अपने सुपीरियर्स को, मतलब इनके जो ब्रिटिश सुपीरियर्स थे उनके ऊपर अटैक किया बैराकपुर में, कब, 29 मार्च 1857 को। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस राइफल, जब ब्रिटिशर्स मान ही नहीं रहे थे, राइफल को यूज़ करने के लिए बोले जा रहे थे, तो मंगल पांडे का दिमाग चटका, उन्होंने अपने सुपीरियर्स के ऊपर अटैक किया बैराकपुर में, कब, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857। ही वॉज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और उसको फांसी दे दी गई। ये है एनफील्ड राइफल। ठीक है बात। अब हमको एक रिविजन देखेंगे। द ब्रिटिश बिगेन कंट्रोलिंग इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। द ब्रिटिश annexed the territories of many Indian ruler using policy of doctrine। कहाँ लिखे हैं, तो जगह ही नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एक पॉलिसी थी, वो पॉलिसी थी सब्सिडायरी अलायंस, और दूसरी पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स।
ठीक है बात। तो ब्रिटिशर्स ने बिगिन किया कंट्रोल इंडिया आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिशर्स ने टेरिटरी को एनेक्स किया दो पॉलिसीज़ के थ्रू, एक था सब्सिडरी अलायंस और दूसरी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो नवाब वाजिद अली शाह थे उन्हें डिपोज कर दिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस। ठीक है बात। फिर डलहौजी ने अनाउंस किया 1849 में कि बहादुर शाह जफ़र के बाद उनके जो सक्सेसर होंगे, मतलब बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाएगी तो आने वाले जो सक्सेसर होंगे उन्हें कोई भी टाइटल्स नहीं दिया जाएगा, वो कोई भी टाइटल्स यूज़ नहीं कर पाएंगे और कोई भी प्रिविलेजेस भी उन्हें नहीं दिए जाएंगे। ठीक हुई बात। नो टाइटल्स नो प्रिविलेजेस आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफ़र। द ब्रिटिश इम्पोज्ड विच लैंग्वेज? इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है यार। ब्रिटिशर्स ने पर्शियन को साइड लाइन करते हुए किसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया? इंग्लिश को। देन ट्रू फॉल्स, द इंडियंस वर गिवन हाई पोजीशन टू ऑल सर्विसेज। बिल्कुल नहीं, इंडियंस को लोअर पोजीशन पे रखा जाता था। विलियम बेंटिक डिक्लेयर्ड सती एज अ इलीगल प्रैक्टिस इन 1829। वेरी ट्रू। और राजा राम मोहन राय का भी इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। ब्रिटिश डिड नॉट सपोर्ट क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। नो, ब्रिटिश ने बहुत सपोर्ट किया क्रिश्चियन मिशनरीज को। कन्वर्जन उनका एक मोटो, एक मेजर इशू था, एक मेजर काम था कि इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लो, इंग्लिश एजुकेशन दे दो। तो ये लड़ेंगे किससे? क्यों लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर चीपर। ट्रू। द यूज ऑफ ग्रीस कार्टेजेस सर्व्ड एज एन इमीडिएट कॉज फॉर आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट। ट्रू। ठीक है, ये ग्रीस कार्टेजेस ही वो रूट थी जिसने इतने बड़े रिवोल्ट को जन्म दिया। अच्छा, so student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.